नमस्कार, मैं हूं प्रकाश श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और इसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। पूरा सच यानी पूरी खबर। आज पूरा सच में हम बात करेंगे पिछले 24 घंटे में हुए एनडीए और इंडी गठबंधन के शक्ति प्रदर्शन की। आज पूरा सच में पहला मुद्दा होगा कि चंडीगढ़ में जुटा एनडीए का पूरा कुनबा पहले सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुआ। उसके बाद उन्होंने आपस में एक महाबैठक की। एनडीए के शक्ति प्रदर्शन के क्या है सियासी संकेत, बताएंगे पूरा सच में। पूरा सच में आज दूसरा मुद्दा होगा कि आखिर एनडीए की एकता का मुकाबला करने के लिए कितना तैयार है इंडी गठबंधन। फारूक अब्दुल्ला के बाद अब अखिलेश यादव ने कांग्रेस को दी कौन सी नसीहत। और पूरा सच में तीसरा मुद्दा होगा कि जहां एनडीए कर रहा है एकता का दावा, वहीं इंडी गठबंधन में क्यों है भरोसे का संकट। क्या महाराष्ट्र में भी आपसी टकराव भारी पड़ जाएगा। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो भारत के महान उद्योगपति स्वर्गीय रतन टाटा ने कहा था कि अगर आपको तेज चलना है तो अकेले चलिए, लेकिन अगर आपको लंबा चलना है तो लोगों को साथ लेकर चलिए। रतन टाटा अब इस दुनिया में नहीं है। वो उद्योगपति थे, लेकिन उनका ये मंत्र आज भारतीय राजनीति में साक्षात दिखाई दे रहा है। और इसकी गवाही दे रही हैं ये दो तस्वीरें। ये पहली तस्वीर है हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण समारोह की, और दूसरी तस्वीर है चंडीगढ़ में जो बैठक चल रही है एनडीए की, ये उसकी तस्वीर है, जिसकी अध्यक्षता स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और ऐसा खबर आई है कि थोड़ी देर में ये बैठक अब समाप्त होने वाली है। और अब ध्यान से देखिए नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरों को, किस तरह से एनडीए के सारे नेता इसमें नजर आ रहे हैं। इनकी आपस की केमिस्ट्री बता रही है कि हरियाणा चुनाव के नतीजों ने न केवल बीजेपी को संजीवनी दी है, बल्कि एनडीए भी अब उत्साह से भर गया है। और महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के ठीक पहले ये दोनों तस्वीरें विपक्ष की नींद उड़ाने के लिए काफी हैं। दरअसल भारत के ज्यादातर हिस्से में भाजपा की अगुवाई वाली या उसकी सहयोगी दलों वाली एनडीए सरकार है। अकेले भाजपा के 13 मुख्यमंत्री और 16 उप मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में जब पूरा एनडीए का कुनबा जुटता है तो इसकी तस्वीरें अपने आप एनडीए की ताकत का इजहार करा ही देती हैं। तो हरियाणा की चुनावी जीत ने बीजेपी के लिए संजीवनी का काम किया है। उधर कल जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण समारोह में जिस तरह से इंडी गठबंधन ने एकजुटता दिखाने की कोशिश की है, उसकी काट में बीजेपी ने बेहद विशाल और विराट आयोजन करके विपक्ष के गुब्बारे की हवा निकालने का इंतजाम कर दिया है। बीजेपी के नायब सिंह सैनी की सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के इस बेहद खास मौके को महज फोटो खिंचवाने का, मतलब तस्वीर खिंचवाने का आयोजन नहीं बनाना चाहती थी बीजेपी। इसे यहां तक सीमित रखना नहीं चाहती थी। इसलिए इस शपथ ग्रहण समारोह के बाद आज एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया। और महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों के पहले होने वाली बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं कर रहे हैं। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत एनडीए के सभी बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। इस बैठक में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम अजीत पवार, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, मेघालय के सीएम कोनराड संगमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो भी शामिल हैं। और इनके साथ एनडीए के करीब 30 से ज़्यादा घटक दलों के अध्यक्ष और प्रमुख नेता इस बैठक में शामिल हुए हैं। और इस बैठक में भाजपा के 13 मुख्यमंत्री और 16 उप मुख्यमंत्रियों के साथ एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। और यह साफ हो गया है कि चंडीगढ़ में एनडीए नेताओं का जुटना एक मजबूत राजनीतिक तस्वीर को आकार दे रहा है। माना जा रहा है कि इस बैठक में महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों में विपक्ष को घेरने के लिए एक चक्रव्यूह की रचना करने पर भी मंथन हुआ। और बैठक की अहमियत इसलिए भी और ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि केंद्र में एनडीए की तीसरी बार सरकार बनने के बाद एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उप मुख्यमंत्रियों और घटक दलों की ये पहली बैठक है। और माना जा रहा है कि इस बैठक में एनडीए गठबंधन का भविष्य महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर
चर्चा हुई है। तो ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है और अब से थोड़ी देर में बैठक के अंदर क्या हुआ ये जानकारी भी हम आपको पूरा सच में बताएंगे। दरअसल बीजेपी और उसके गठबंधन की सरकारों का दायरा 2014 के बाद से लगातार बढ़ रहा है, पूरे देश में बढ़ रहा है। मई 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री पद की उन्होंने शपथ ली थी, तब एनडीए की सिर्फ 8 राज्यों में सरकार थी और कांग्रेस की 14 राज्यों में सरकार थी। लेकिन आज 13 राज्यों में सिर्फ भाजपा अकेले की और 7 राज्यों में उसके सहयोगी दलों के साथ एनडीए की सरकार है। आइए अब हम आपको एक नक्शे के जरिए बताते हैं कि देश में किन किन राज्यों में आज एनडीए की सरकार है। इससे आपको ये पता चलेगा कि एनडीए आज कितना ताकतवर है। देखिए, आंध्र प्रदेश में टीडीपी के नेतृत्व में चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी और पवन कल्याण की जनसेना के साथ साथ एनडीए की सरकार है। एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। इसके बाद चलते हैं अरुणाचल प्रदेश, जहां बीजेपी के पेमा खांडू, और असम उसका एक पड़ोसी राज्य, वहां पर हिमंता बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री हैं। अब बात करते हैं बिहार की, जहां पर जेडीयू के नीतीश कुमार के नेतृत्व में बीजेपी हम एलजेपी रामविलास के साथ एनडीए की सरकार चला रही है और ये बहुत महत्वपूर्ण राज्य बिहार। अब बिहार से चलते हैं हम छत्तीसगढ़, जहां बीजेपी के विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री हैं और छत्तीसगढ़ के बाद हम रुख करते हैं गोवा का, जहां बीजेपी के प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री हैं। वहीं गुजरात में बीजेपी के भूपेंद्र भाई पटेल अपनी सरकार चला रहे हैं और लगातार बीजेपी का एक गढ़ गुजरात सालों से, दशकों से बना हुआ है। और हरियाणा में बीजेपी के नायब सिंह सैनी आज मुख्यमंत्री बने हैं और तीसरी बार लगातार बीजेपी यहां पर शासन कर रही है। वहीं मध्य प्रदेश भी, जो बीजेपी का एक बहुत बड़ा गढ़ है, यहां पर बीजेपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं। और वहीं महाराष्ट्र में शिवसेना की एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में अजीत पवार वाली एनसीपी और बीजेपी के साथ एनडीए की सरकार चल रही है। और महाराष्ट्र के बारे में बता दें कि बीजेपी यहां पर सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन उसने मुख्यमंत्री का पद अपनी सहयोगी शिवसेना शिंदे गुट को दिया है। और मणिपुर में बीजेपी के एन वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री हैं, जबकि मेघालय में नेशनल पीपल्स पार्टी के कॉनराड संगमा, जो कि एनडीए का घटक दल है, उसके मुख्यमंत्री हैं। और नागालैंड में राष्ट्रवादी लोकतांत्रिक प्रगतिशील पार्टी के नेफ्यू रियो सीएम है, जो एनडीए का ही हिस्सा है। और उड़ीसा, जहां पर कभी बीजू जनता दल का शासन होता था, वहां भी अब बीजेपी ने अपना परचम लहरा दिया है और बीजेपी के मोहन चरण मांझी यहां पर मुख्यमंत्री हैं। तो केंद्र शासित पुडुचेरी में अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस के एन रंगास्वामी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है। मतलब दक्षिण में भी एक राज्य ऐसा है जहां पर एनडीए की सरकार है, तमिलनाडु के पास में। और राजस्थान में बीजेपी के भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री हैं। वहीं सिक्किम में क्रांतिकारी मोर्चा, जो एनडीए का हिस्सा है, उसके प्रेम सिंह तमांग मुख्यमंत्री हैं और ये भी एनडीए का एक हिस्सा है। तो नॉर्थ ईस्ट में एनडीए ने अपने जो पूरा प्रभाव है वो फैला लिया है। त्रिपुरा, जो कभी वामपंथी पार्टियों का गढ़ माना जाता था, वहाँ आजकल बीजेपी के माणिक साहा मुख्यमंत्री हैं। और सबसे बड़ा प्रदेश भारत का उत्तर प्रदेश, यहाँ बीजेपी के योगी आदित्यनाथ लगातार 2 बार से मुख्यमंत्री हैं। वहीं उत्तराखंड देवभूमि, वहाँ पर बीजेपी के पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री हैं। तो इतनी लंबी लिस्ट है बीजेपी और एनडीए के मुख्यमंत्रियों की। तो आइए, आपने देखा कि एनडीए की ताकत, अब आपको दिखाते हैं एनडीए कितना एकजुट है। दरअसल महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों के ऐलान के बाद एनडीए और इंडी गठबंधन दोनों ही अपनी एकजुटता दिखाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद यह साफ हो गया है कि अपने दम पर राजनीति तेज रफ्तार से तो की जा सकती है, लेकिन अगर लंबी सियासी पारी खेलने के लिए गठबंधन भारत की सियासत में बहुत जरूरी है। और एकजुट गठबंधन ही महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनावों में किसी को जितवा सकता है। इसलिए कल श्रीनगर में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के शपथ समारोह में जहां इंडी ब्लॉक ने एकजुटता दिखाने की कोशिश की, तो वहीं आज पंचकुला के दशहरा मैदान में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत एनडीए के तमाम दिग्गज नेताओं ने अपनी ताकत दिखाई। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि उमर अब्दुल्ला के शपथ समारोह में जहां राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव और डी राजा नजर आए, संजय सिंह मौजूद थे, कानू मौजूद थी, सुप्रिया सुले से लेकर प्रकाश कारात तक समेत एनडी ब्लॉक के कई नेता उमर के शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहे। लेकिन जम्मू कश्मीर में ही गठबंधन की एकता के तार बिखरते भी नजर आए, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस
सरकार में शामिल ही नहीं हुई है और कांग्रेस ने उमर सरकार को बाहर से समर्थन देने का फैसला किया है। हालांकि इसकी जरूरत एनसी को है नहीं, क्योंकि उसके पास निर्दलीयों का समर्थन पहले ही हासिल है। इसका सच हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन वहीं दूसरी तस्वीर की बात की जाए जो आज की है, इसमें आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर एनडीए के तमाम दिग्गज नजर आ रहे हैं और स्क्रीन पर जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं उसमें पीएम मोदी के साथ हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी और उनकी कैबिनेट के मंत्री अनिल विज एक दूसरे के साथ नजर आ रहे हैं। ये उनकी एकजुटता को ही दिखाता है, क्योंकि चुनाव के दौरान आपको याद होगा और उसके बाद भी आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान की खबरें आई थी। अनिल विज ने दावा ठोका था, ऐसी खबरें आई थी। लेकिन एक अनुशासित कार्यकर्ता की तरह अनिल विज ने पार्टी के फैसले का सम्मान किया। बीजेपी की इस अनुशासन की जो परंपरा रही है, इससे दूसरी पार्टियों को भी सीखना चाहिए। वहीं समारोह के दौरान मौजूद एनडीए और भाजपा नेताओं की आपस की केमिस्ट्री भी आप देख सकते हैं। इस तस्वीर में टीडीपी प्रमुख और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनका संवाद देखकर आपको ये साफ लग सकता है कि दोनों ही नेता कितने सहज भाव से एक दूसरे से बात कर रहे हैं। वहीं इसी मंच पर महाराष्ट्र में एनडीए की एकजुटता की तस्वीर भी दिखाई दी। तस्वीरें आ रही हैं हरियाणा से, लेकिन नजर आ रही है महाराष्ट्र की एकजुटता। शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ जहां योगी आदित्यनाथ बातचीत करते नजर आए, वहीं नितिन गडकरी को आप एनसीपी नेता अजीत पवार के साथ पूरी गर्मजोशी से हाथ मिलाते देख सकते हैं। कहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे भी संवाद करते दिखे, तो कभी महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी किसी बात पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ ठहाके लगाते, खुशी का इजहार करते नजर आए। ये वो तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि महाराष्ट्र में एनडीए कितनी एकजुटता के साथ मैदान में उतरने जा रहा है। तो आइए सुनते हैं कि राजनीतिक विश्लेषक संजय राणा इस बैठक को लेकर क्या कहते हैं। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की युक्ति है, चाहे उसमें अजीत दादा पवार की पार्टी हो, चाहे शिंदे जी की पार्टी हो, तो कहीं ना कहीं अपने चीज़ों को, जो भी चीज़ें हैं वो दोबारा जो लोकसभा में उनसे गलतियां हुई उसको नहीं दोहराएंगे। लोकसभा में सीट वितरण में काफ़ी समय लग गया था, सही कैंडिडेट का चुनाव नहीं हो पाया था, उसकी वजह से देर हो गई थी। तो वो सब देखते हुए ये आज की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्ट्रेटजी के तहत दोनों स्टेट में जो सरकार, जो पार्टियां हैं, चाहे युक्ति सरकार हो महाराष्ट्र में, भारतीय जनता पार्टी हो झारखंड में, किस चीज पे लेके जाएगी, तो उस चीज का डिस्कशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहीं ना कहीं इस पे एक परिदृश्य और एक तरह से रोड मैप रेडी हो जाता है आने वाले चुनाव का और आने वाले सरकार की भूमिका का। तो ये बैठक, दोनों जो बैठक हो रही है, एनडीए की जो बैठक हो रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी घटक दल के लिए, किसी भी एक तरह से गठबंधन के लिए। और गठबंधन की राजनीति करनी है तो विचार विमर्श करना पड़ेगा, उसके बगैर कोई भी चीजें चलती नहीं। तो आपको मालूम ही है कि आज रामायण की रचना करने वाले परम पूजनीय महर्षि वाल्मीकि की जयंती है और इस खास दिन पर बीजेपी ने दो बड़े संदेश दिए। पहला, हरियाणा में ओबीसी समाज से आने वाले नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। वहीं एनडीए की बैठक में पूरे देश और खासकर दलित समाज को यह बताने की कोशिश की गई कि बीजेपी और एनडीए संविधान की रक्षा में विश्वास रखता है, जबकि कांग्रेस ने 50 साल पहले इमरजेंसी लगाकर लोकतंत्र का गला घोट दिया था। अब इस पूरी रणनीति को 2024 के लोकसभा चुनाव के संदर्भ में आपको समझना चाहिए, इसका पूरा सच जानना चाहिए। दरअसल लोकसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ एक झूठा नैरेटिव सेट किया था। वो फिर से सत्ता में आने के लिए संविधान बदल देगी, ऐसा कांग्रेस के लोगों ने अफवाहें उड़ाई थी बीजेपी के बारे में और ये भी कहा था बीजेपी के बारे में कि वो आरक्षण को खत्म कर देगी अगर तीसरी बार सत्ता में आई। तो इस नैरेटिव को सेट करने के लिए बीजेपी के बड़े नेताओं के वीडियो तक से छेड़छाड़ की गई और उन्हें सर्कुलेट किया गया। ये बाद में पूरी घटना सामने आ गई थी, इसके तार पूरे खुल गए थे और इस झूठे नैरेटिव की वजह से बीजेपी को यूपी समेत उत्तर प्रदेश समेत कुछ राज्यों में नुकसान भी हुआ और उसकी सीटें वहां पर कम हो गई। लेकिन इस झूठे नैरेटिव के बाद भी बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार आराम से बन गई। अब दलित वोट बैंक का गणित समझिए, यह बहुत जरूरी है। पूरे देश की अगर हम बात करें तो 165 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां दलित समाज का ठीक ठाक असर है, यहां पर वो एक वोट बैंक माने जाते हैं। इसके अलावा ये बैठक करके एनडीए ये संदेश देना चाहता है कि गठबंधन में पूरी तरह से एकजुटता है, ऑल इज वेल। जबकि दूसरी तरफ हरियाणा के नतीजे आने के बाद इंडी गठबंधन में खटपट की खबरें हैं और चल रहा है यहां पर कोई दूसरा खेल।
तो आज हुए एनडीए के मेगा पावर शो में जो चल रहा है, अभी थोड़ी बिल्कुल अंतिम कुछ ही समय में उससे जुड़ी खबरें हैं, क्या हुआ उस बैठक में आ जाएगा। इस मेगा पावर शो का एक बहुत बड़ा संबंध महाराष्ट्र के चुनावों से भी है, जहां अगले महीने चुनाव होने वाले हैं। आज एनडीए की बैठक वाल्मीकि जयंती पर रखी गई और अगर आपको बताएं हम तो महाराष्ट्र भारत में दलित आंदोलन का केंद्र रहा है। महाराष्ट्र की धरती से महान दलित उद्धारक ज्योतिबा फूले और परम पूजनीय बाबा साहब अंबेडकर की ये मातृभूमि है और कर्मभूमि भी है। इसलिए सामाजिक न्याय की राजनीति को महाराष्ट्र से हमेशा खाद पानी मिलता रहा है और हरियाणा में जिस तरह दलित और ओबीसी वोट गेम चेंजर साबित हुआ, महाराष्ट्र में भी ऐसा हो सकता है। कम से कम एनडीए को तो ये उम्मीद है। और महाराष्ट्र में अगर कुल दलित वोट बैंक की बात की जाए तो यहाँ 12% दलित मतदाता हैं। इसी तरह महाराष्ट्र में आदिवासी मतदाताओं की तादाद भी करीब 10% है। लेकिन महाराष्ट्र में सबसे बड़ा वोट बैंक ओबीसी है, जिसके मतदाताओं की संख्या के बारे में कहा जाता है कि ये 40% है। कई लोग इसे इससे भी ज्यादा बताते हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में शिंदे की सरकार ने ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर की जो सीमा 8 लाख थी उसे बढ़ाकर अब 15 लाख करने की सिफारिश की है। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है इन चुनावों में। और इसके अलावा 9 अक्टूबर को ही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी एनसीबीसी ने महाराष्ट्र की 7 जातियों को केंद्र की ओबीसी लिस्ट में शामिल करने की सिफारिश की है। और इस लिस्ट में 7 और जातियां और उपजातियों को शामिल करने की मांग जो थी वो महाराष्ट्र में एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा थी और ये मांग लंबे समय से उठ रही थी। और जिन जातियों को केंद्रीय ओबीसी लिस्ट में शामिल करने की सिफारिश भेजी गई है उनमें से कुछ की जो है वो उत्तर महाराष्ट्र के कुछ जिलों में बड़ी मौजूदगी है, वो बड़ा वोट बैंक माने जाते हैं। और उत्तर महाराष्ट्र में विधानसभा की 35 सीटें आती हैं जो बीजेपी का गढ़ रही थी। पिछले चुनावों में थोड़ा सा बीजेपी को यहाँ नुकसान हुआ, इसलिए ये जो फैसला लिया गया ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसी तरह से मराठवाड़ा क्षेत्र, जहाँ करीब 35 से 40 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, इन 7 जातियों का वहाँ पर अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है इन ओबीसी जातियों का। और कुल मिलाकर विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में एनडीए के पक्ष में इसका चुनावी असर पड़ सकता है। जाहिर सी बात है कि बीजेपी ने हमेशा ही जातीय संतुलन का ख्याल रखा है। समाज को एकजुट रखने के साथ साथ वो जातीय संतुलन की भी बात करती है। इसकी झलक आज हरियाणा में हुए शपथ ग्रहण समारोह में भी दिखाई दी। जो बात बीजेपी 36 बिरादरियों की करती थी वो नजर आया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ जो 14 सदस्यों वाले मंत्रिमंडल में गैर जाट ओबीसी की कुल भागीदारी 5 यानी 35% रही। 5 मंत्री बनाए गए यानी 35% आप मान सकते हैं कि गैर जाटों को मंत्री बनाया गया। और अगर जाटों को भी इसमें जोड़ लिया जाए तो ओबीसी मंत्रियों की संख्या हो जाती है 7, यानी 7 ओबीसी मंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार में है, यानी ये आंकड़ा हो जाता है 50%। और खुद सीएम नायब सिंह सैनी और राजेश नागर ओबीसी समाज से आते हैं। इसी तरह एनडीए शासित राज्यों की बात करें, ये क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए, राहुल गांधी बार बार ओबीसी अधिकारी गिनते हैं, ओबीसी मिस इंडिया गिनते हैं, ओबीसी मिस वर्ल्ड गिनते हैं। तो ऐसे में उनको मालूम होना चाहिए कि एनडीए शासित राज्यों में अगर हम बात करें तो हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी समेत 5 राज्यों में बीजेपी के ओबीसी मुख्यमंत्री हैं। इनमें आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू जो सहयोगी पार्टी से हैं, बिहार में नीतीश कुमार जो सहयोगी पार्टी से हैं, इसके अलावा मध्य प्रदेश में मोहन यादव, त्रिपुरा में माणिक साह ओबीसी समुदाय से आते हैं। वहीं 20 में से एनडीए शासित राज्यों के जो 4 मुख्यमंत्री हैं वो आदिवासी समाज से आते हैं। इनमें से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं, उड़ीसा के सीएम मोहन चरण मांझी हैं, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं और मेघालय के सीएम कॉनराड सांगमा हैं जो जनजातीय समुदाय से यानी आदिवासी समुदाय से आते हैं। और इनके अलावा मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और राजस्थान के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र बैरवा दलित समाज से आते हैं। वहीं केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में 24 मंत्री ओबीसी समाज से आते हैं और 10 दलित मंत्री हैं और 5 जो मंत्री हैं वो आदिवासी समाज से आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ शक्ति प्रदर्शन दिखाने में ही एनडीए आगे है। इंडी गठबंधन ने भी 24 घंटे पहले ही अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश की थी। उमर अब्दुल्ला ने जब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो इस मौके पर इंडी ब्लॉक के बड़े नेताओं में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी वाड्रा, अखिलेश यादव, कानिमोझी, सुप्रिया सूले और प्रकाश कारात नजर आए थे। हालांकि ममता बनर्जी की गैर मौजूदगी जो थी उसने कई सवाल भी उठाए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या हरियाणा चुनाव के नतीजे और जम्मू कश्मीर के चुनावों में कांग्रेस के कमजोर प्रदर्शन के बाद इंडी गठबंधन में ही कांग्रेस कमजोर हो गई है?
और ये बात, इस बात की जो शुरुआत है, इस बात की शुरुआत में जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो शुरुआत हुई थी, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो जीत का सेहरा जो मिलना चाहिए था, उसे कांग्रेस ने अपने सर पर बांधने की कोशिश की। लेकिन एक ही झटके में फारूक अब्दुल्ला ने कांग्रेस की गलतफहमी दूर कर दी। आइए आपको पहले सुनाते हैं कि फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा, फिर आपको बताएंगे इसका पूरा सच। जम्मू में हमारी जो हालत हुई वो इसलिए भी हुई क्योंकि हमारे जो विरोधी थे उन्होंने जम्मू में हिंदुओं को डराने की कोशिश की। उनसे ये कहा ये आएंगे तो आतंकवाद शुरू हो जाएगा फिर से, जैसे कि आतंकवाद बंद हो गया, आज भी आतंकवाद है और जम्मू में ही आतंकवाद था। तो उनसे डराया गया कि ये आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तुम्हारा हाल नहीं है, कुछ नहीं होगा। और हम पीछे रह गए। जिस उम्मीद से हम ये करते थे कि हम लोगों से ये डर निकाल सकें, उसमें हमारे कांग्रेस के नेता नहीं आगे बढ़े। माफ़ी मांगता हूँ, कहने को ये सच्ची है। अगर वो इससे ज़्यादा आते, लोगों में बैठते, लोगों के साथ जाते और लोगों से कहते ये जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं सब गलत है, हम आपके साथ, भारत आपके साथ है, तो मेरे ख्याल से हमारी स्थिति ये नहीं होती जो आज हुई है। तो सुना आपने कितना बड़ा बयान फारूक अब्दुल्ला ने दिया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर कांग्रेस ने बीजेपी का मुकाबला किया होता जम्मू में बीजेपी के नैरेटिव को अगर कांग्रेस ने काउंटर किया होता तो इतना बुरा हाल जो जम्मू में हुआ है एनसी कांग्रेस गठबंधन का वो नहीं होता और ज़्यादा सीटें आती। और फारूक अब्दुल्ला ने ये बात चुनावी नतीजे आने के बाद कह दी और कांग्रेस दूसरी तरफ इस पूरी जीत का सेहरा बांधने के चक्कर में थी। आपको याद होगा उस दिन जो टीवी डिबेट्स उस दिन जो हो रही थी उसमें किस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता बार बार कश्मीर का जिक्र कर रहे थे। और खैर कांग्रेस ने कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में 39 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन वो सिर्फ 6 सीटें ही जीत पाई, बहुत कम, जिसका स्ट्राइक रेट आप उसको कह सकते हैं। जबकि 2014 के विधानसभा चुनाव में उसे पूरी 12 सीटें मिली थी, यानी उसकी सीटें आधी हो गई। और कांग्रेस के इस लचर प्रदर्शन पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता फारूक अब्दुल्ला ने निशाना साधा, जो हमने आपको दिखाया था, अभी उनका बाइट सुनाया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जम्मू में बीजेपी के प्रचार के खिलाफ अपनी भूमिका नहीं निभाई और अगर कांग्रेस ऐसा करती तो हम जम्मू में बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे। ये बहुत बड़ा हमला किया उन्होंने। और इतना ही नहीं, कांग्रेस ने उमर अब्दुल्ला की सरकार में इसके बाद भी 2 मंत्री के पद मांगे, जबकि एनसी उसे सिर्फ 1 पद देना चाहती थी। नतीजा, कांग्रेस ने उमर अब्दुल्ला के मंत्रिमंडल से दूरी बना ली। ये अंदर की खबर है, ये सूत्र बता रहे हैं। कुछ जानकारों का ये भी कहना है कि सरकार से बाहर रहकर कांग्रेस अनुच्छेद 370 की बहाली का जो सवाल है, जो बार बार एनसी उठाती है, इससे बचना चाहती थी, क्योंकि झारखंड और महाराष्ट्र में उसको जवाब देना पड़ता। और इसी बीच शपथ ग्रहण समारोह के लिए श्रीनगर पहुंचे समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी कांग्रेस को नसीहत दे दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अगर क्षेत्रीय दलों के साथ लेकर चलेगी तभी गठबंधन यानी इंडी गठबंधन जीतेगा। और खास बात है कि समाजवादी पार्टी ने हरियाणा में 5 सीटें कांग्रेस से मांगी थी, लेकिन कांग्रेस ने मना कर दिया और इसका जवाब अखिलेश यादव ने हरियाणा चुनाव के नतीजे आने के सिर्फ 24 घंटे के अंदर दे दिया। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में जो 10 सीटें पर जो उपचुनाव होने वाला है, उनमें 6 उम्मीदवारों का नाम बिना कांग्रेस की सलाह से ऐलान कर दिया। खबर यह कि इस फैसले से पहले अखिलेश ने कांग्रेस से कोई राय नहीं ली और बिना राय लिए अपने 6 कैंडिडेट के नाम घोषित कर दिए। और समाजवादी पार्टी बाकी बची 4 सीटों में से कितनी सीट कांग्रेस को देती है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अन्य दावेदार भी हैं उन 4 सीटों पर। और सपा के सूत्रों का कहना है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को उपचुनाव में सिर्फ 1 या 2 सीटें दे सकती है। हालांकि यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय इन उपचुनावों में 5 सीटों की मांग कर रहे थे, लेकिन 6 सीटें तो पहले ही अखिलेश यादव ने घोषित कर दी। तो गठबंधन जरूरी होता है तो मजबूरियां भी होती हैं। और जहां अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस से 2 हाथ की दूरी रखकर कांग्रेस महाराष्ट्र चुनाव में अनुच्छेद 370 का मुद्दा नहीं बनने देना चाहती है, वहीं जिस हरियाणा में बीजेपी अपने गठबंधन की एकजुटता का संदेश महाराष्ट्र समेत दूसरे राज्यों तक पहुंचाने में जुटी है, उसी हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद महाराष्ट्र से उन्हीं के साथी उद्धव ठाकरे की शिवसेना अपने मुखपत्र सामना में लिख चुकी है कि जीत की पारी को कैसे हार में बदला जाए, ये कोई कांग्रेस से सीख सकता है। मतलब हारी जीती हुई बाजी को कैसे हारा जाए, ये कांग्रेस से सीखा जा सकता है। और दरअसल 20 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सभी 288 सीटों पर एक साथ वोटिंग होनी है
और इस बीच समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अबू असीम आजमी ने महाविकास अघाड़ी से समाजवादी पार्टी के लिए 12 सीटों की मांग डालकर मुश्किल खड़ी कर दी है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी कुछ इसी तरह के संकेत दिए हैं। महाराष्ट्र में कल जा रहा हूं और इंडिया गठबंधन जीते, वहां पर जो दल है आदरणीय शरद पवार जी का, वहां पर जो पूर्व मुख्यमंत्री उनका दल है और समाजवादी पार्टी अन्य दल, हमारी कोशिश होगी कि इंडिया गठबंधन के साथ लड़ें। सीटें मांगी हैं और हमें उम्मीद है कि जहां हमारे 2 विधायक थे और हमें सीटें भी ज़्यादा देंगे और हम पूरी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होंगे। तो पूरा सच में अब वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे न्याय की देवी की नई मूर्ति जिसमें आंखों से हट गई है पट्टी। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। भैया घर का किराया देना था, कुछ पैसे। इस महीने तो गाड़ी की EMI जानी है ना, अगले महीने पक्का। चलता हूँ। आपके बाद फैमिली को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। ये तुम्हारा खेत नहीं, शेर का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका एक बार फिर स्वागत है, और अब बात करेंगे न्याय की मूर्ति जो नई आई है, न्याय की देवी की मूर्ति, और उसमें से आंखों से पट्टी हटा दी गई है। और इसलिए हम बता रहे हैं इसकी एक खबर, लेकिन पहले हम आपको बता दें कि 4 अगस्त 1983 को एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था अंधा कानून। और इस फिल्म का अंधा कानून नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि इसमें कानून को अंधा बताया गया था। लेकिन अब जो मूर्ति सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है, इसके बाद शायद अंधा कानून नाम से फिल्म ना बने, क्योंकि अब न्याय की जो मूर्ति है उसके आंखों से काली पट्टी जो आप देखते थे लगी रहती थी, कई फिल्मों में आपने देखा होगा, वो अब हटा ली गई है। तो ये है न्याय की देवी की नई तस्वीर। तो फिलहाल पूरा सच में इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में कल फिर से किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।